लोकसभा चुनाव में बुरी तरीके से हार के बाद भारतीय जनता पार्टी अभी भी सरकार बनाने के लिए आगे बढ़ रही है। दोस्तों, नरेंद्र मोदी के शपथ से पहले इंडिया गठबंधन ने सामने से टक्कर देने वाले दोनों नेताओं को आगे प्रमोट किया है। बताएंगे आपको किसे लीडर ऑफ अपोजिशन बनाया गया है। दोस्तों, इसी के साथ में अखिलेश यादव क्या योगी के सामने विधानसभा में गरजेंगे या लोकसभा के अंदर नरेंद्र मोदी और बीजेपी के मंत्रियों की आंख में आंख डालकर करेंगे चुभने वाले सवाल। बताएंगे क्या फैसला लिया है अखिलेश यादव ने। दोस्तों, इसी के साथ में बीजेपी की राजनीति को अयोध्या के अंदर पूरी तरीके से खत्म करने के बाद अब अंतिम यात्रा निकालने पर राहुल गांधी और अखिलेश यादव जुट गए हैं। दोस्तों, बताएंगे आपको कौन सी स्ट्रेटजी पर आगे बढ़ा जा रहा है और योगी के बैठक से ही अपने दो नेता गायब नजर आए हैं। बताएंगे क्या फूट पड़ चुकी है। दोस्तों, इसी के साथ में आपसी सिर फुटबॉल के बाद बीजेपी के नेता कार्यकर्ताओं और नेताओं को एकजुट होने की अपील कर रहे हैं। साथ साथ पुराने भाजपा के नेता ने भी भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को हल्के शब्दों में एक ऐसा जवाब दे दिया है दोस्तों, जिससे संकेत दे दिए गए हैं कि बीजेपी के अंदर आपसी फूट काफी ज्यादा बढ़ गई है। मोदी शाह के खिलाफ एक नया गुट तैयार हो रहा है। एक एक करके चलेंगे लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई सारी बड़ी अपडेट की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि देश परिवर्तन के लिए आगे बढ़ा है और ज्यादा से ज्यादा 6 महीने बीजेपी की सरकार चलने वाली है और उसके बाद तो नीतीश और बाबू 100% पलटी मारेंगे, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जो लिखेगा। चलते हैं सबसे पहले और सबसे बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी को लेकर सीडब्ल्यूसी की बैठक बुलाई गई थी। दोस्तों, सीडब्ल्यूसी यानी कांग्रेस पार्टी वर्किंग कमेटी की बैठक के दौरान राहुल गांधी को लेकर कांग्रेस पार्टी के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि राहुल गांधी जी, आपने हम लोगों से कहा था डरो मत, मैं चाहता हूं कि आप नेता विपक्ष की जिम्मेदारी उठाए। इसके बाद कांग्रेस पार्टी सीडब्ल्यूसी की बैठक में निर्णय लिया गया है कि राहुल गांधी नरेंद्र मोदी के सामने नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभाएंगे, यानी लोकसभा में नरेंद्र मोदी के सामने खड़े होंगे दोस्तों और सीधा सवाल पूछेंगे। पिछली बार राहुल गांधी को भाषण देने से रोका जा रहा था क्योंकि वो विपक्ष के नेता नहीं थे, लेकिन इस बार तो पूरा समय देना पड़ेगा और रूल के अनुसार सदन चलाने पर भारतीय जनता पार्टी के स्पीकर को या फिर एनडीए गठबंधन किसी भी स्पीकर को राहुल गांधी को पूरा समय पूरा टाइम देना पड़ेगा सारे मुद्दों को उठाने के लिए। और क्योंकि नेता प्रतिपक्ष का पद जो होता है कैबिनेट मंत्री के समानांतर होता है, यानी सारी सुविधाएं मिलेंगी और भाजपा सरकार की ब्लंडर वाली सारी नीतियों के खिलाफ एक जबरदस्त मोर्चा बनने जा रहा है। दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष बनाकर कांग्रेस पार्टी ने सही निर्णय लिया है और जैसा ही मौका मिलेगा वैसे ही नीतीश बाबू के पलटते ही इंडिया गठबंधन को सरकार बनाने की दावेदारी करनी चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करके अपनी राय जरूर लिखकर जाकर चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर अखिलेश यादव कन्नौज की सीट से चुनाव जीत गए। दोस्तों, इसके बाद सवाल सबसे बड़ा यह था कि क्या अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के विधानसभा के अंदर योगी आदित्यनाथ के सामने खड़े होकर उत्तर प्रदेश के मुद्दे को उठाएंगे और सरकार से सवाल पूछेंगे, जैसा कि कई बार विधानसभा में बीजेपी के नेताओं को सीधे अखिलेश यादव ने ललकारा था और उत्तर प्रदेश के अंदर यह बड़ा मैसेज किया था कि योगी आदित्यनाथ से बड़े नेता है अखिलेश यादव, लेकिन उनकी पार्टी ने जबरदस्त परफॉर्मेंस पूरे राज्य भर के अंदर किया है। तो अब अखिलेश यादव अपने विधानसभा की सीट छोड़ने जा रहे हैं और लोकसभा की सीट पर बने रहेंगे, यानी दोस्तों उनको कन्नौज में जीत मिली थी तो कन्नौज के सांसद के तौर पर अब दिल्ली जा रहे हैं, शपथ लेंगे और राहुल गांधी के साथ मिलकर सीधा नरेंद्र मोदी को काउंटर करेंगे। ये दोस्तों दो मामले को लेकर एक सही कदम उठाया गया है। पहला यह है कि अगर अखिलेश यादव विधानसभा की सीट छोड़ते हैं तो आसानी से जीत जाएंगे, क्योंकि समाजवादी पार्टी के गढ़ में चुनाव होगा और उपचुनाव में आसानी से समाजवादी पार्टी जीत जाएगी। और वैसे भी जब भी उपचुनाव होते हैं तो विपक्ष का पक्ष मजबूत होता ही है और जब अखिलेश यादव एमपी के तौर पर सदन में मौजूद रहेंगे तो समाजवादी पार्टी के सारे सांसद उनके साथ इकट्ठा दिखाई देंगे और इंडिया गठबंधन जब सरकार बनाने के लिए जाएगा सपा के सारे सांसद एकजुट रहेंगे अखिलेश यादव के नेतृत्व में और कोई फूट नहीं पड़ पाएगी। आपका क्या मानना है, क्या ये सही निर्णय लिया गया है या फिर अखिलेश यादव किसी और स्ट्रेटजी के साथ मैदान में उतरना चाहिए, क्योंकि अभी उत्तर प्रदेश के चुनाव 2027 में होने वाले हैं, लगभग 3 साल का समय बचा है। हो सकता है अखिलेश यादव 1 साल सांसद के रूप में काम करे और इंडिया गठबंधन की सरकार बनते ही लोकसभा की सीट छोड़कर किसी उपचुनाव में मैदान में उतर जाए और वहां से जीतकर फिर से योगी आदित्यनाथ को असेंबली इलेक्शन से 1 या 1.5 साल पहले सीधा असेंबली में जाकर सीधी चुनौती दे। आपका क्या मानना है लिखेगा जरूर दोस्तों। इसी के साथ में राहुल गांधी और अखिलेश यादव एकजुटता के साथ दिखाई देने वाले हैं। अब जो जानकारी सामने आ रही है उसके अनुसार कांग्रेस पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर धन्यवाद यात्रा निकालने को लेकर एक बड़ी तैयारी कर रही है। अयोध्या के अंदर भी धन्यवाद यात्रा हो सकता है, जहां पर राहुल गांधी और अखिलेश यादव दोनों मौजूद रह सकते हैं और दोनों अयोध्या में राम मंदिर का दर्शन कर सकते हैं। इसके बाद आगे कैंपेन लॉन्च किया जा सकता है। दोस्तों, कुल मिलाकर दोनों पार्टियां एसी रूम से बाहर निकलकर लगातार संघर्ष को जारी रखे हुए हैं, जहां पर एक और बीजेपी के लोग चुनाव में हार को लेकर रणनीति बना रहे हैं और चुनाव में हार की समीक्षा कर रहे हैं, तो इंडिया गठबंधन जमीन पर उतरकर अपनी यात्राओं के माध्यम से अपनी स्थिति को और ज्यादा मजबूत कर रही है। दोस्तों, अगर उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा चुनाव में बीजेपी को पटकनी दे दी गई तो उसके बाद कभी भी केंद्र में सरकार बनाने के लिए बीजेपी सोच भी नहीं पाएगी। आपका क्या मानना है लिखेगा जरूर दोस्तों। साथ साथ कांग्रेस पार्टी वर्किंग कमेटी की बैठक के दौरान नीतीश कुमार को लेकर एक जो बात सामने आई थी उस पर टिप्पणी सामने आई है। दोस्तों, आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन की तरफ से नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद का क्या कभी ऑफर दिया गया था। जेडीयू के नेता केसी त्यागी के दावे पर कांग्रेस पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि हमें ऐसे किसी ऑफर की कोई जानकारी नहीं है, हमने कोई ऐसा ऑफर नहीं दिया है। जिन राज्यों में कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है वहां की समीक्षा बैठक बुलाई गई है। कुल मिलाकर दोस्तों जेडीयू के नेता केसी त्यागी अगर ये बयान देते हुए कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद भी ऑफर करने को तैयार है, तो इसका सीधा मतलब यह है कि वो नेगोशिएशन में भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बनाने का प्रयास
प्रयास कर रहे हैं और कुल मिलाकर बीजेपी से बड़े बड़े मंत्रालय छीनने के जस्टिफिकेशन तैयार किए जा रहे हैं। इसी के साथ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रियों के साथ बैठक बुलाई। ये बैठक करीब घंटे भर से ज्यादा चली, लेकिन इस बैठक के दौरान डिप्टी सीएम ना तो ब्रजेश पाठक मौजूद थे, ना केशव प्रसाद मौर्य मौजूद थे। यानी योगी आदित्यनाथ का इन्हें उत्तराधिकारी बताए जाने को लेकर मीडिया में जबरदस्त तरीके की थ्योरियां चलाई जाती है दोस्तों। लेकिन ये बात है कि केशव प्रसाद मौर्य जो डिजर्विंग सीएम के तौर पर थे, यानी उनके नेतृत्व में बीजेपी ने चुनाव 2017 का लड़ा था, भाजपा को जीत मिल गई, लेकिन योगी आदित्यनाथ को अचानक से लाकर मुख्यमंत्री बना दिया गया। तब से ही केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ के बीच में राजनीतिक तौर पर रस्सा कस्सी को लेकर जानकारियां सामने आती रहती है दोस्तों। ऐसे में योगी आदित्यनाथ ने एक हाई प्रोफाइल बैठक बुलाई थी, यानी इसमें सारे नेताओं को निर्देशित किया गया है दोस्तों। लेकिन जब डिप्टी सीएम ही मौजूद नहीं है तो इसका सीधा मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी में आपसी कलेश काफी ज्यादा है। बीजेपी के लोग इसे छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में जिस तरीके की हार हुई है और प्रयागराज क्षेत्र जो केशव प्रसाद मौर्य से जुड़ा हुआ क्षेत्र है, वहां पर बीजेपी की हार के कारण डिप्टी सीएम कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ से नाराज होंगे। दोस्तों आपका क्या मानना है, लिखकर जरूर बताएगा। भाजपा के लोग पूरे मामले पर खाना पूर्ति करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी के साथ में सोनिया गांधी को संसदीय दल का नेता चुन लिया गया है। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी ने एक बैठक बुलाई। इस बैठक में सारे मामले पर चर्चा की गई। सोनिया गांधी को संसदीय दल का नेता चुन लिया गया। वहीं दोस्तों अखिलेश यादव का जमकर मजाक उड़ाने वाले मीडिया वालों की अकल खुलनी शुरू हो गई है और अब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव का जलवा चलने के बाद अब मीडिया वाले प्रोग्राम कर रहे हैं। व्यक्ति विशेष यानी अखिलेश यादव को लेकर पूरा प्रोग्राम तैयार किया गया है और टैगलाइन लिखा गया है, सबसे बड़े लड़ैया। यानी जिस अखिलेश यादव को लेकर मीडिया में पहले खराब परसेप्शन बनाई जाती थी, अब उसे लेकर मीडिया के रुख में बदलाव देखा जा रहा है दोस्तों। अखिलेश यादव पर व्यक्ति विशेष का कार्यक्रम किया गया है। इसी तरीके से और भी मीडिया के अंदर अखिलेश यादव की जमकर तारीफ की जा रही है। अचानक से भारतीय जनता पार्टी का बहुमत का आंकड़ा कम होते ही मीडिया के कई सारे चैनल ऐसा लग रहा है कि मुक्त भाव में काम कर रहे हैं, यानी इंडिपेंडेंट होकर काम कर रहे हैं। साथ साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रियों के साथ बैठक की। बैठक के बाद उन्होंने सारे नेताओं को निर्देश देते हुए कहा है कि जनता के लिए सरकार है, वीआईपी कल्चर स्वीकार नहीं है। मंत्रियों को फील्ड पर जाने का निर्देश दिया गया है, जनता की बात सुनने और समस्याओं का समाधान करने पर जोर दिया गया है। केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों को सोशल मीडिया पर व्यापक प्रचार प्रसार करके फैलाए। जन सुनवाई, आईजीआरएस, सीएम हेल्पलाइन को और ज्यादा प्रभावी बनाने पर जोर दे। ई कैबिनेट व्यवस्था और सभी विभागों में ई ऑफिशियल प्रणाली प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के टारगेट में हर विभाग की जिम्मेदारी कार्य योजना के अनुरूप कामों की समीक्षा की जा रही है। कुल मिलाकर दोस्तों योगी आदित्यनाथ जो बड़ी बड़ी बातें अपने कैबिनेट की बैठक के दौरान कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि चुनाव हारने के बाद वो केवल खाना पूर्ति के लिए इस तरीके की बातें कर रहे हैं, क्योंकि जनता को पता है कि उनके मंत्री क्षेत्र में पहले भी दिखाई नहीं देते और आगे भी दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि बीजेपी के मंत्रियों को इस बात का घमंड है कि उनके पास इतना बड़ा मेजॉरिटी है कि अगर उनको जनता कुछ एक सीटों पर चुनाव हरवा भी दे फिर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी रहेगी। लेकिन जिस तरीके से जनता ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जो रिजल्ट दिया है दोस्तों, उसके बाद कहीं ना कहीं बड़े बड़े नेताओं की टांगे कांप रही है। आने वाले चुनाव के अंदर भी हार का दहशत एक तरीके से दिखाई देने लगा है, चेहरे पर ही समझ में आने लगा है। साथ साथ दोस्तों महाराष्ट्र में बीजेपी की विधायक दल की बैठक में डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में आयोजित बैठक के दौरान वो कहने लगे कि मुझे सभी के चेहरे पर खुशी दिख रही है, मोदी जी का डंका दुनिया भर में बज रहा है और एनडीए के प्रधानमंत्री के लिए नरेंद्र मोदी जी के नाम पर हामी भर दी गई है। फडणवीस ने कहा कि विधानसभा चुनाव के लिए आप लोग तैयारियां शुरू कर दे। सफलता के कई पिता होते हैं, विफलता का कोई नहीं होता। कुछ लोग जीतने का नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो लोग जीतने की बातें कर रहे हैं उन्हें 3 चुनावों में जितनी सीटें मिलाकर भी नहीं मिली, उतनी सीटें तो हम लोगों ने अकेले इस बार इकट्ठा कर ली। साथ साथ देवेंद्र फडणवीस भागने वाला नहीं है, इस तरीके के बयान दिए गए हैं दोस्तों। कुल मिलाकर देवेंद्र फडणवीस जो इस्तीफे की बातें कर रहे थे, एक तरीके से अपने बयान से पलटने के बाद अब विपक्ष के लोगों को ही चैलेंज और चेतावनी दे रहे हैं। साथ साथ लोकसभा चुनाव के परिणाम जारी हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के बेहद विपरीत परिणाम सामने आए, तो अब समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव और राहुल गांधी दोनों का जबरदस्त तरीके का जलवा चला है। दोस्तों आपको बता दें कि जो सबसे बड़ा फैक्टर रहा है पूरे चुनाव में उत्तर प्रदेश के दौरान, वो था भारत जोड़ो न्याय यात्रा और भारत जोड़ो यात्रा। जो दूसरे चरण में यात्रा गुजरी थी, भारत जोड़ो यात्रा कई सारे क्षेत्रों से गुजरी थी। चंदौली, वाराणसी, भदोही, इलाहाबाद, प्रयागराज, अमेठी, रायबरेली, लखनऊ, सीतापुर, लखीमपुर, शाजापुर से गुजरी थी दोस्तों। और ये बड़ी बात है कि 20 सीट से ये यात्रा गुजरी थी दोस्तों, लेकिन कांग्रेस पार्टी को 8 सीटों पर चुनाव लड़ने का मौका मिला था गठबंधन के तहत, और इसमें से कांग्रेस पार्टी 3 सीटों पर चुनाव जीत गई। समाजवादी पार्टी को 12 सीटों पर चुनाव लड़ने का मौका मिला था, उनको 5 सीटें मिल गई। यानी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के कारण लगभग आधी सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में चली गई दोस्तों। उससे बड़ी बात यह है कि वो जो क्षेत्र जहां पर इस तरीके के बदलाव देखे गए हैं भारत जोड़ो न्याय यात्रा के कारण, वो अमूमन भारतीय जनता पार्टी के गढ़ रहे हैं। आपका क्या मानना है, लिखकर जरूर बताएगा। इसी के साथ में भारतीय जनता पार्टी के पुराने नेता अटल आडवाणी के टाइम के आने वाले वेंकैया नायडू बोले, कहा जनता जो भी बदलाव करना चाहती थी उसने बड़ी शांति से कर दिया। मुझे उम्मीद है कि जनता ने जो भी संदेश दिया है उसे लोग समझेंगे। यानी भारतीय जनता पार्टी पर एक तरीके से तंज कसा है बीजेपी के वरिष्ठ नेता, जिन्हें भारतीय जनता पार्टी ने उपराष्ट्रपति बनाने के बाद ऐसा रिटायर्ड किया कि वो दिखाई नहीं देते राजनीति में, लेकिन टिप्पणी उनकी ओर से सामने आ गया। 200 उन्नाव को लेकर एक बड़ी जानकारी है। वीडियो में दावा किया गया है कि भाजपा का विधायक माफियागिरी कर रहा है। समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता आईपी सिंह ने वीडियो शेयर करते हुए कहा कि उन्नाव में बीजेपी माफिया विधायक की शरेआम गुंडागर्दी देखिए। विधायक युवक को थप्पड़ मार रहा है, भद्दी भद्दी गालियां दे रहा है, मां बहन की गालियां दे रहा है। बीजेपी पार्टी विद डिफरेंस की बात कर
करती है। भाजपा मंत्री और विधायकों का यूपी की जनता में भय और आतंक व्याप्त है। दूर से वीडियो बना रही महिलाओं को जेल में डालने की धमकी दी जा रही है। ये पुलिस एमएलए के खिलाफ उनके सुरक्षा कर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करे। दोस्तों झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपना इस्तीफा देकर पूर्व मुख्यमंत्री बन गए हैं, लेकिन एसटी समाज के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी से अपना बदला निकाल लिया। इसके पीछे जो सबसे बड़ा तर्क है वो ये कि एसटी समाज के लिए जो आरक्षित सीट है झारखंड के अंदर सारी सीटों पर इंडिया गठबंधन ने जीत का परचम लहराया है। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को लेकर आदिवासी समाज का रोष परिणाम में दिखाई दिया। राजमहल सीट जो एसटी रिजर्व सीट है वहां पर विजय हंसदा जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के त्यागी थे उन्होंने चुनाव जीत लिया। दुमका एसटी सीट पर नलिन सोरेन चुनाव जीत गए। झारखंड मुक्ति मोर्चा के खूंटी एसटी सीट पर कांग्रेस पार्टी ने कालीचरण मुंडा को मैदान में उतारा था, वो भी चुनाव जीत गए। सिंहभूमि एसटी सीट जो है वहां पर जोबा मांझी चुनाव जीत गए झारखंड मुक्ति मोर्चा के। और लोहरदगा जो एसटी सीट रिजर्व है वहां पर सुखदेव भगत कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार चुनाव जीत गए हैं। यानी दोस्तों हेमंत सोरेन को चुनाव से पहले जेल में डाले जाने के बाद आदिवासियों ने सारी की सारी रिजर्व सीटें भारतीय जनता पार्टी से छीनकर इंडिया गठबंधन को दे दी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस पार्टी को दे दिया। ये साफ संकेत है दोस्तों, क्योंकि मुख्यमंत्री रह चुके हेमंत सोरेन को जेल भेजा गया था और जनता ने अपने तरीके से विरोध जता दिया। साथ महाराष्ट्र कांग्रेस एक पदयात्रा निकालने की तैयारी कर रहा है। नवंबर के आसपास हो सकता है कि महाराष्ट्र और हरियाणा के अंदर विधानसभा के चुनाव हो जाए दोस्तों। यही बड़ा कारण है कि महाराष्ट्र कांग्रेस ने फैसला लिया है कि वो पदयात्रा निकालेंगे। पूरे राज्य भर के अंदर पार्टी के नेता अपनी मजबूती दिखाने के लिए और पार्टी को मजबूत करने के लिए आगे की ओर बढ़ेंगे। लगभग 100 दिनों का ये पूरा प्लान तैयार किया जाता है। साथ कांग्रेस पार्टी के नेता दीपक सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेटर लिखते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम आने के बाद सही पवित्र धाम अयोध्या जी और अयोध्या वासियों को सोशल मीडिया पर गाली गलौज की जा रही है, गालियां दी जा रही है। वहीं प्रभु राम में आस्था रखने वालों पर आपत्तिजनक टिप्पणियां की जा रही है। ये प्रभु राम की जन्मभूमि अयोध्या के लड़के और लड़कियों से शादी न करने की बातें कर रहे हैं और लिख रहे हैं कोई अयोध्या के लोगों के साथ व्यापार न करने, अयोध्या वासियों को कोई व्यापार न देने, ना कोई सामान लेने देने के लिए कहा जा रहा है। इससे आम जनमानस में असली राम भक्त आहत हो रहे हैं, असली राम भक्तों में गुस्सा बढ़ रहा है। यानी जिस तरीके से टिप्पणियां सोशल मीडिया पर सामने आ रही है बीजेपी की हार के बाद, इसे लेकर चिंता जाहिर की गई है और योगी आदित्यनाथ को लेटर लिखा गया। देखते कोई कार्रवाई करेंगे या नहीं करेंगे। साथ महाराष्ट्र के जालना में मनोज जरांगे ने अंतरावली सराती में एक बार फिर से भूख हड़ताल शुरू कर दी है। अंतरावली में मनोज जरांगे का यह चौथा आंदोलन है। अनशन पर बैठे पाटिल ने आरोप लगाया है कि सरकार आंदोलन को तोड़ना चाहती है। मैं इनसे कहना चाहता हूं कि हमें राजनीति नहीं करनी है। मनोज जरांगे ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार में अध्यादेश लागू नहीं किया गया सरकार में रहकर तो हम महाराष्ट्र विधानसभा के 228 सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारेंगे। पाटिल ने यह भी कहा कि मैं अपने निर्णय पर कायम रहूंगा। मैं मराठा समाज से विनती करता हूं कि शांति बनाए रखे। जरांगे ने बताया कि सरकार ने सगे संबंधियों को लेकर अध्यादेश जारी किया है, उसे लागू करने के लिए यह आंदोलन किया गया है। कुल मिलाकर दोस्तों ये मामला काफी बड़ा है, क्योंकि आरक्षण को लेकर अभी तक डिमांड पूरी की नहीं गई है और लोकसभा चुनाव से पहले भी एक बड़ा आंदोलन हुआ था। बीजेपी के लोगों ने जैसे तैसे मामले को संभालने का प्रयास किया था, लेकिन मैसेज तो मराठा समाज में पहुंच गया था कि भाजपा के लोग, एनडीए गठबंधन के लोग केवल चुनाव के लिए खाना पूर्ति करने की कोशिश कर रहे हैं, केवल बेवकूफ बना रहे हैं कि आरक्षण दिया जा रहा है। साथ साथ दोस्तों ममता बनर्जी ने अपने सारे के सारे 29 लोकसभा के सांसदों के साथ तस्वीरें खिंचवाई है। नव निर्वाचित सारे सांसद मौजूद है, इसमें आप लोग गिन सकते हैं 29 में से लगभग 11 तो महिला सांसद दिखाई दे रही है दोस्तों। यानी वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर भाजपा के लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन ममता बनर्जी असली में वुमेन एम्पावरमेंट कर रही है। उन्होंने जिस तरीके से सीटें दी और उसके बाद जो चुनाव जितवाए हैं और अपने दम पर इतने सारे सांसद महिलाएं बनाई है, ये साफ तौर पर संकेत है कि पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी महिलाओं के हित में कार्य करती है दोस्तों। और एक तरीके से महिला वोटर भी ममता बनर्जी के साथ मजबूती से खड़ी है। आपको बता दें कि अगर 2029 के अंदर 33% आरक्षण महिलाओं को दिया जाएगा, सीट रिजर्व की जाएगी, तो पश्चिम बंगाल में तो ममता बनर्जी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इससे बीजेपी को ही भारी नुकसान होने वाला है, क्योंकि वो 33% महिलाएं कहां से लेकर आएंगे चुनाव लड़वाने के लिए, बड़ा सवाल है। क्योंकि अब तक तो बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में कोई बहुत बड़ा महिला नेता नहीं बनाया है। साथ साथ महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना के चीफ उद्धव ठाकरे के घर के बाहर एक पोस्टर लगाया गया है। इस पोस्टर में लिखा गया है कि राज तिलक की करो तैयारी, एक अकेला सफर भारी। जानकारी के मुताबिक पोस्टर शिंदे गुट की ओर से लगाया गया है। शिंदे गुट के विभाग प्रमुख कुणाल की ओर से मातोश्री के बाहर यह पोस्टर लगाया गया दोस्तों, एक तरीके से चिढ़ाने के लिए शायद ऐसा किया गया होगा। इसी के साथ में करीमगंज असम को लेकर जानकारी देते हुए अनिकेत अगा ने एक बड़ा दावा करते हुए कहा कि ईवीएम की काउंटिंग को लेकर कुछ विवाद हुआ है। उन्होंने कहा कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने पठारकंडी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर वोटों की काउंटिंग की है करीमगंज लोकसभा क्षेत्र के अंदर आने वाले विधानसभा के अंदर, तो वहां पर ईवीएम जो 1500 के आसपास वोटों को स्टोर करता है, वहां पर 2400 के आसपास काउंटिंग की गई है। पूरे मामले पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ साथ इलेक्शन कमिश्नर असम को भी टैग करते हुए सवाल पूछा गया है। देखते हैं क्या जानकारी इलेक्शन कमिश्नर की ओर से दी जाती है। साथ साथ दोस्तों मतगणना बीतने के 2 दिन के बाद 6 जून को चुनाव आयोग ये बता रहा है कि अंतिम चरण के चुनाव में 63.88% वोट पड़े थे। सवाल यह है कि पोलिंग का प्रतिशत मतगणना चुनाव परिणाम के बाद बताएंगे क्या। आप पर ये सवाल जरूर खड़े होते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से सीधा सवाल पूछा गया है दोस्तों, जब वोट की काउंटिंग हो गई है उसके बाद डिटेल देने की क्या जरूरत है। डिटेल तो पहले ही सामने आना चाहिए। साथ साथ उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को 75 सीटों पर चुनाव लड़ने का मौका मिला था, जिस
जिसमें से 72 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का आंकड़ा पिछली बार 2019 के मुकाबले काफी कम हो गया है। दोस्तों केवल 3 ऐसी सीटें हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी को पिछली बार की तुलना में लोगों ने ज्यादा वोट दिए हैं। एक है गौतम बुद्ध नगर नोएडा की सीट, दूसरी है कौशाम्बी, तीसरी है बरेली की सीट जहां पर बीजेपी का वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है। 75 लोकसभा सीटों में से 12 लोकसभा सीटें ऐसी है जहां पर बीजेपी के वोट 1 लाख से ज्यादा कम हुए हैं। इसमें जो मुख्य सीटें थी वो मथुरा, अलीगढ़, मुजफ्फरनगर, फतेहपुर और गोरखपुर शामिल थे। 36 ऐसी सीटें थी जहां पर पार्टी के वोट 50,000 से लेकर 1 लाख कम हो गए। इनमें अमेठी, रायबरेली, इलाहाबाद, गाजियाबाद, मैनपुरी और वाराणसी की सीट शामिल थी। वाराणसी में नरेंद्र मोदी को पिछली बार की तुलना में इस बार 60,000 कम वोट मिले हैं। यूपी की प्रमुख सीटों पर 2019 के मुकाबले बीजेपी को काफी कम सीटें मिले हैं। दोस्तों मथुरा में इस बार 1,61,000 कम वोट मिले हैं। गोरखपुर में 1,31,000 कम वोट मिले। अमेठी में 96,000 कम वोट मिले हैं। यानी चुनाव जीतने के लिए जहां पर एक और वोटिंग परसेंटेज बढ़ाना पॉलिटिकल पार्टी का काम होता है, यहाँ पर तो वोटिंग परसेंटेज बढ़ा, लेकिन इंडिया गठबंधन के खाते में सारे वोट चले गए और जो लोग पहले बीजेपी को जमकर वोट किया करते थे उनका भी मन शायद भंग हो गया, तो उन्होंने भी भाजपा को छोड़कर अन्य गठबंधन को साथ देने का फैसला लिया। सासाजी पवार गुट के एनसीपी के सांसद प्रफुल्ल पटेल को बड़ी राहत देने के कारण मुंबई की एक अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय के उस आदेश को रद्द कर दिया है जिसमें 180 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति जब्त करने की मांग की गई थी। इस फैसले पर उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ईडी ने राहत नहीं दी है, बीजेपी ने राहत दी है। ईडी, सीबीआई, आयकर विभाग बीजेपी का एक्सटेंडेड वर्जन है। साथ दोस्तों ममता बनर्जी बोली, कहा मैं माफी चाहती हूं लेकिन गैर संवैधानिक गैर कानूनी पार्टी को सरकार बनाने के लिए मैं शुभकामनाएं नहीं दे सकती हूं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने फिर से मोदी सरकार के बनने के दावे को लेकर कहा कि यह गैर संवैधानिक सरकार बन रही है, गैर कानूनी सरकार बन रही है क्योंकि जनता ने इनके खिलाफ वोट डाला है। ये लोग आपस में मिलकर सरकार बनाने का प्रयास कर रहे हैं जो पूरी तरीके से गैर कानूनी है। लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी से बीजेपी में शामिल हुए अक्षय कांति बम की मुश्किलें बढ़ गई है। अक्षय कांति बम के कॉलेज से लीक हुए एमबीए के फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर मामले को लेकर जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। छोटी गवाल टोली पुलिस ने दावा किया है कि 500 रुपए से लेकर 2,000 रुपए तक पेपर लीक करवाए गए। ये पेपर देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में SBA प्रथम सेमेस्टर का पेपर लीक हुआ था। कुल मिलाकर दोस्तों ये मामला काफी बड़ा है। इसी के साथ में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा विधि मंडल में आए सभी के मन में आनंद है। तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, लेकिन वो कहने लगे कि अफवाहों के खिलाफ हम लोग लड़ाई लड़ रहे थे चुनाव में और इसीलिए हमको हार का सामना करना पड़ा कई सारी सीटों पर। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन नैरेटिव की लड़ाई जीत गया। मराठा समाज को लेकर भी नैरेटिव बनाया गया था। 2 बार आरक्षण हम लोगों ने दिया, लेकिन 1980 में जिन लोगों ने मराठा आरक्षण का विरोध किया था उनको वोट गया। इसके बाद वो कहने लगे कि दलित और आदिवासी समाज में भी ये नैरेटिव तैयार किया गया कि संविधान बदला जाएगा। फिर वो कहने लगे कि मुंबई में विकास नहीं हो रहा है, सारे के सारे उद्योग बाहर चले जा रहे हैं, खासकर गुजरात भेजे जा रहे हैं। इन्हीं नैरेटिव के कारण भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है। सवाल यह है दोस्तों कि क्या नैरेटिव बनाने का अधिकार बीजेपी के लोगों को ही है? भाजपा के लोगों को समझना चाहिए कि वो लोग जिससे लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें उद्धव ठाकरे हैं और शरद पवार है जो 50 साल से राजनीति में सक्रिय हैं। और मोहाली एयरपोर्ट पर हुए घटनाक्रम में महिला कर्मचारी के खिलाफ एक तरफा कार्रवाई के विरोध में शनिवार को भारतीय किसान एकता ने शहर में रोष मार्च निकाला है। रोष मार्च नेहरू पार्क से शुरू होकर जनता भवन रोड से होते हुए सुभाष पार्क और भगत सिंह चौक तक पहुंचा। किसानों के परिवारों पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाली भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को लेकर कहा गया कि ये तो इनकी फितरत है। बीजेपी के लोगों की ये हमेशा किसानों को लेकर उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं। साथ आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के सांसद संजय सिंह ने समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव से मुलाकात की है और इस मुलाकात के बाद उन्हें मीडिया से बात करते हुए सुना गया है। टीडीपी की ओर से लोकसभा स्पीकर पद की मांग और विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी के चुने जाने को लेकर उन्होंने कहा कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता है तो अच्छी बात है, हम उनका साथ देंगे, उनके साथ खड़े रहेंगे, सरकार से 2-2 हाथ करते रहेंगे। आम आदमी पार्टी उनके साथ खड़ी है। इसी के साथ में दोस्तों मोदी के कैबिनेट में कौन कौन से मंत्री बन सकते हैं? आज शपथ ग्रहण समारोह शाम को होने वाला है। राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, महेश शर्मा जो नोएडा में बड़े अंतर से चुनाव जीत कर आए हैं, राधा मोहन दास अग्रवाल, एसपी सिंह बघेल, अनुराग ठाकुर, पीयूष गोयल, मनसुख मांडविया, गिरिराज सिंह, नित्यानंद राय, अर्जुन राम मेघवाल और गजेंद्र शेखावत का नाम रहेगा। राजीव प्रताप रूडी को भी बड़े दिनों के बाद मंत्री बनाया जा सकता है। वीडी शर्मा को मध्य प्रदेश में जीत दिलवाने के लिए मिल सकता है एक बड़ा तोहफा। साथ शिवराज सिंह चौहान को मंत्रालय दिया जाएगा, ज्योतिराज सिंधिया को मंत्रालय दिया जाएगा, वीरेंद्र खटीक को मंत्रालय दिया जाएगा, फग्गन सिंह कुलस्ते को हो सकता है मंत्रालय दिया जा सके। इसके बाद दिल्ली से जीते हुए रामवीर सिंह विधोड़ी को भी मंत्री बनाया जा सकता है। स्मृति ईरानी को चुनाव हारने के बावजूद मंत्री बनाया जा सकता है। इस पर सवाल जरूर खड़े होंगे। मनोहर लाल खट्टर को सरकार में हिस्सेदारी मिल सकती है। राव इंद्रजीत, भूपेंद्र यादव, जितेंद्र सिंह, वैजयंत पांडा और अपराजित सारंगी के साथ साथ शांतनु ठाकुर को पश्चिम बंगाल से जिम्मेदारी दी जा सकती है। सुरेश गोपी को केरल से जीत कर आए हैं, उनको जिम्मेदारी दी जा सकती है। विप्लव देव को मंत्री बनाया जा सकता है। सर्वानंद सोनेवाल को असम कोटे से मंत्री बनाया जा सकता है। हरदीप पुरी को मंत्री बनाने की प्रबल दावेदारी है। बंदी संजय कुमार को भी और जी कृष्ण रेड्डी को भी जिम्मेदारी दी जा सकती है क्योंकि दोनों ने तेलंगाना में बीजेपी को बड़ी जीत दिलवाई है। शोभा करदांजले को कर्नाटका में रिप्रेजेंटेशन के लिए मंत्री बनाया जा सकता है। पीसी मोहन, नारायण राणे और श्रीपद नाइक के साथ साथ भोला सिंह और अनूप वाल्मीकि को भी मंत्री
मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। इसी के साथ में कंगना रनावत से हार पर बोले विक्रमादित्य सिंह, कहा मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता था, लेकिन टिकट की मांग भी मैंने नहीं की थी, लेकिन पार्टी के सीनियर नेता जिसमें सोनिया गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी ने उन्हें कहा था चुनाव लड़ने के लिए। विक्रम सिंह ने हार को लेकर एक बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि उनके पिता और उनकी माता ने इस सीट पर प्रतिनिधित्व किया है और हमारी लड़ाई लगातार जारी रहेगी, सतत जारी रहेगी। और हिमाचल प्रदेश में तो कांग्रेस पार्टी की सरकार चली रही है। साथ साथ ममता बनर्जी को टीएमसी के पार्लियामेंट्री पार्टी का चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है, यानी वो सांसदों को लेकर डिसीजन लेंगी। साथ साथ केशव प्रसाद मौर्य के क्षेत्र में बीजेपी को बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ा। इलाहाबाद, कौशाम्बी और प्रतापगढ़ में ओबीसी समाज के लोगों ने बीजेपी को वोट नहीं दिया। केशव प्रसाद मौर्य ओबीसी समाज के वोटों को एकजुट करने में विफल दिखाई दिए, तो क्या भाजपा उनको मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखाएगी? और आम आदमी पार्टी के अकेले विधानसभा चुनाव लड़ने के दावे पर कांग्रेस पार्टी ने भी कहा है कि वो भी असेंबली का चुनाव अकेले लड़ेंगे। साथ साथ राजस्थान के अंदर सरकारी नौकरियों का अब प्रचार आने वाला है। दोस्तों, मंत्रियों को मुख्यमंत्री ने कहा है कि नियुक्तियां होनी चाहिए, बड़े स्तर पर होनी चाहिए, यानी इंडिया गठबंधन सफल होता नजर आ रहा है। अगर आप लोगों को ये खबर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जो लिखेगा हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। दोस्तों, भाइयों बहनों मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।